सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो दोस्तों, आज के इसमें बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो है कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये चैप्टर का बेसिकली एम जानते हैं क्या है? कि आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझाना। किसका मतलब समझाना? ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर का जो है बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके थ्रू आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। मैंने वही टॉपिक लिया है जो कि आपकी प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं सबको बताऊंगा, एक्सप्लेन धीरे धीरे करूंगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, हम पहला बात करते हैं सिल्क रूट के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिल्क रूट हमारा बेसिकली होता क्या है। तो सिल्क रूट का जो नाम पड़ा, मतलब कि सिल्क हमारा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता था, तो यही उन्होंने रूट नाम दे दिया कि भैया सिल्क रूट हो गया। जैसे मान लीजिए आप लोग अहमदाबाद से गुजरात जा रहे हैं, तो वही हो जाता है कि अहमदाबाद वाला रूट। तो वही वही सिल्क रूट, सिल्क मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा था, तो वही हमने सिल्क रूट दे दिया। देखिए, सबसे पहले सवाल लेते हैं सिल्क रूट से फ़ायदा क्या हुआ। तो देखिए, सिल्क रूट से फ़ायदा यही हुआ कि कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ? देखिए, वैसे भी इस समय हम लोगों को वेस्टर्न कल्चर हावी है कि नहीं? किसका किसका देन है? हाँ, यही बिजनेस का ही देन है कि भैया यहाँ पर, हाँ, उन लोग हम लोग वेस्टर्न कल्चर हम लोगों पर हावी हो रहा है। और दूसरा बात की उनकी वजह से हम लोग के लैंग्वेज भी हम लोग का प्रभाव पड़ा। क्यों? अरे भैया, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको इंग्लिश आप लोग को आज पढ़नी पड़ी, वो अभी तो उन्हीं लोगों की देन है। तो कुल मिला जुला कर बिजनेस तो हुआ ही हुआ, उसके साथ उन्होंने अपना कल्चर, अपना माहौल, अपना लैंग्वेज भी हम लोग तक पहुंचाया। और दूसरा बात की फूड भी ट्रेवल हुआ। फूड भी कैसे ट्रेवल हुआ बताइए? हाँ, जैसे आप लोग आज चाउमीन, बर्गर ये सब खा रहे हैं, ये सब तो चाइनीज फूड ही, बेसिकली नूडल्स, ये सब क्या चाइनीज फूड है। तो देखिए, मैंने बेस्ट एग्जांपल दे दिया। तो उसी प्रकार वहाँ पर देखिए बहुत जगह फैला पोटैटो। जो पोटैटो था, मतलब जो आलू था, उस पे कुछ लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि केवल अपने खेत में पोटैटो ही उगा रहे थे और कुछ तो उगा ही नहीं रहे थे। इसके कारण हुआ कि जब एक बार महामारी फैली और ये जो पोटैटो है उसकी सारी फसल नष्ट हो गई, तो वहाँ पर जितने भी लोग थे महामारी से मरने लगे। कम से कम लाखों लोग तो इस भूखमरी से मरने लगे। उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, और उसमें गवर्नमेंट इतना मजबूत भी नहीं थी कि भैया सबका व्यवस्था करे कि हाँ क्यों मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, सबका भोजन की व्यवस्था कराएं। तो कुल मिला जुला कर हमने देख लिया कि सिल्क रूट तो फैला ही फैला, उससे बिजनेस तो फैला फैला, उसके साथ डिजीज कैसे फैले। और एक डिजीज का बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब इंग्लैंड वाले यूरोप गए, ठीक है, इंग्लैंड वाले जब अफ्रीका गए, सॉरी अफ्रीका गए, तो इन्होंने लालच में गए थे कि भैया अफ्रीका में जाएंगे, जितने भी उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब प्लांटेशन है और वहाँ पे जितने मिनरल्स निकाल कर अपने कंट्री पहुँचाएंगे। लेकिन गड़बड़ हो गई एक बात की ये, जब ये लोग गए वहाँ पर, तो इन्होंने अपने साथ कैटल प्लेग ले गए। और भैया कैटल प्लेग जब ले गए, तो वहाँ पे जितने भी जानवर थे अफ्रीका के, सारे कैटल प्लेग की चपेट में आकर सारे बहुत से जानवर सब हम मर गए। तो इसके कारण वहाँ अफ्रीका का तो बहुत नुकसान हुआ ही हुआ। और यहाँ पर जो है ब्रिटिश वालों की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई। समझ में आया आप लोगों को? तो यही था कि कैसे सिल्क रूट की वजह से लैंग्वेज, कल्चर और बिजनेस फैला ही फैला, डिजीज भी फैल गया। तो इन्हीं सबको देखते हुए जो हमारा अगला टॉपिक है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो ये जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, ये सब बेसिकली एक फाइनेंशियल सहायता प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड वार के बाद इस्टेब्लिश हुई कि भैया जिन भी कंट्री को कुछ लोन की मदद चाहिए ताकि वो अपने डेवलपमेंट कर सके, अपने पॉवर्टी को दूर कर सके, तो इसलिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया। तो वर्ल्ड बैंक का यही योगदान था कि सबको फाइनेंशियल मदद कराना और वर्ल्ड इकोनॉमी को एक सिचुएशन या सैचुरेशन में लाना, जैसे हमेशा फ्लक्चुएट ना करे, एक सैचुरेशन ला दे। तो कुल मिला जुला कर इसका यही था कि वर्ल्ड इकोनॉमी को बढ़िया से बढ़िया बनाए और सारे देश जो है प्रगतिशील मार्ग पर आए। लेकिन गड़बड़ देखिए, जानते हैं इसमें क्या गड़बड़ हुई? इसमें गड़बड़ यही हो गई कि यूएस और जितनी भी डेवलप कंट्री थी बहुत ज़्यादा इसमें फंडिंग देती थी। तो ये जो वर्ल्ड बैंक था केवल यूएस को सपोर्ट करने लगा, और जितने जो डेवलपिंग कंट्री थी जैसे इंडिया भी, इंडिया को भी इन्हें सम्मिलित नहीं किया और किसी को भी मदद ही नहीं करता था। तो आगे हम डिस्कस करेंगे G77 के बारे में क्या होता है। तो सबसे पहले यही समझ लीजिए कि वर्ल्ड बैंक क्यों इसकी कंडीशन खराब हो गई। तो आगे हम बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो देखिए, ग्रेट डिप्रेशन मतलब क्या? जैसा कि हम लोग डिप्रेशन मतलब इसमें तनाव, तो जो ग्रेट डिप्रेशन था बताता है कि बेसिकली ग्रेट डिप्रेशन का कारण क्या था कि सारी कंट्री की, जितनी भी सारी कंट्री थी, उसकी सारी इकोनॉमिक कंडीशन में पूरा डाउन हो गई। ठीक है, सारी कंट्री एक दूसरे से सुधार मांगने मांगने लगी। तो क्या बेसिकली कारण था?
तो सबसे पहला यही कारण था कि ओवर प्रोडक्शन, मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती थी। जैसे कि वही हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए आप लोग प्याज लेने जाते हैं तो कभी कभी इसका दाम 80 रुपये रहता है, कभी कभी दाम इसका 20 रुपये रहता है। तो जब 80 रुपये दाम रहता है तो मतलब इसका मतलब कि बाजार में प्याज बहुत कम है। अगर जब 20 रुपये रहता मतलब प्याज बहुत ज़्यादा मार्केट में है, इसलिए सब सोचते हैं कि सस्ता में बेच के थोड़ा ही प्रॉफिट कमा लिया जाए। लेकिन जब वही चीज़ कम रहती है तो वह क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो यही बात वहाँ पर हुआ कि वहाँ पर फसलों का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि उसकी प्राइस ही पूरा लो हो गई। तो इसके कारण जितने भी हमारे फार्मर थे, सारे की कंडीशन, पुअर तो पहले से ही फार्मर थे और पुअर होते गए, इसलिए खाने के लिए भी तरस गए। ठीक है। और दूसरा बात हुई कि यूएस लोन क्राइसिस। तो यूएस था डेवलप होने के चक्कर में इतना ज़्यादा लोन ले लिया कि इसके जितने भी बैंक थे सब बंद होते जा रहे थे कि भैया फाइनेंशियल मदद के लिए तो इस्टेब्लिश थे, लेकिन इसकी सारी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि ये जो अपने म्यूचुअल जो मतलब जो इसका बेसिक अमाउंट भी था वो भी पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। मतलब जिसकी औकात 10 रुपये देने की थी, ये भैया 10 करोड़ रुपये दे दिए। तो भैया पूरे तरीके से बंद हो जाएंगे, सब बैंक भी हो गए। तो यूएस लोन की वजह से काम गड़बड़ हुआ। और तीसरा, जितनी भी यहाँ पे भैया फैक्ट्री वैक्ट्री थी सब वर्ल्ड वार के चक्कर में बंद हो गई थी और सभी लोग आर्मी की नौकरी में भाग रहे थे कि भैया वहाँ पे जाएंगे कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन आर्मी में भैया कितने लोगों के लिए, और यहाँ बहुत ज़्यादा डेथ भी हुई जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बहुत भी बढ़ा, वोमेन भी अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। तो कुल मिलाकर, और दूसरा बात की एमएनसी के बारे में, तो जितनी भी एमएनसी थी इन लोगों ने पहले तो सबसे पहले इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया तो बहुत से आदमियों को जॉब ही नहीं मिला। ठीक है। और दूसरी बात की, ये जितने भी लेबर यहाँ पे काम करते सबका वेज तो फिक्स नहीं था। किसी को 10 रुपए देते थे, किसी को 20 रुपए, और कभी कभी तो देते ही नहीं थे। 12 से 16 घंटा काम करवाते थे। ये सब कारण था कि ग्रेट डिप्रेशन होने लगा। और कहा जाता है ग्रेट डिप्रेशन में जो आप लोग का 10 रुपए का ब्रेड आता है ना, सब वहाँ पर 10 रुपए का ब्रेड लेने के लिए 10 बोरा पैसा लगता था। समझे, वहाँ की करेंसी उतनी लगती थी। तो कुल मिलाकर ग्रेट डिप्रेशन इसीलिए कहा जाता है। यहाँ पर कंडीशन देश की बहुत खराब हो गई थी। ठीक है। आगे हम बात करते हैं G77 के बारे में। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हमारा G77 किस लिए बना, तो पहला यही रीजन था कि बनने का कि वर्ल्ड बैंक था केवल डेवलप कंट्री को सहायता करता, तो जो ज़्यादा फंडिंग दे उसकी हेल्प करे, बाकियों का तो पूछता नहीं था। तो कुल मिला जुला कर यही रीजन था कि G77 हुआ। तो G77 ने 77 कंट्री को मिलाया अपने साथ कि भैया जिसको भी ज़रूरत होगी लोन की या कोई फाइनेंशियल मदद की हम सबको प्रोवाइड करेंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब किसी भेदभाव के। तो यही इसका G77 का रोल था कि फाइनेंशियल मदद करने के लिए। जो हमारा वर्ल्ड बैंक था और जो ये था, दोनों G20 ये मेन उद्देश्य था कि भैया सबको हेल्पफुल करना कि सब अपनी पॉवर्टी दूर कर सकें। ठीक है। और दूसरा हम बात करते हैं कि यूरोप मूवमेंट टूअर अफ्रीका। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा अफ्रीका था, हमारा नहीं मतलब जिन लोगों का है, जो अफ्रीका था बेसिकली जो मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स और अदर जो फॉरेस्ट मटेरियल थे, चाहे और अदर रिसोर्स थे, नेचुरल रिसोर्स में बहुत ज़्यादा रिच था। तो ये लोग बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में किसकी तरफ, अफ्रीका की तरफ तो गए। तो जब यहाँ पे गए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर लेबर भी इन लोगों को कम पैसा मिलते। तो वैसे भी हम जानते हैं अफ्रीका क्या है, एक गरीब कंट्री है, तो यहाँ पर लेबर उबर थे बहुत सस्ता मिल रहे थे। इन्होंने वहाँ पर दबाव बना बना कर, और वहाँ पर आर्मी भी कमज़ोर थी, तो इन्होंने आर्मी भी कमज़ोर थी तो इन्होंने जाके यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। तो पूरी तरीके से इनके जितने नेचुरल रिसोर्स थे सबका यूज़ करते थे और सबका अपने देशों में फ़ायदा पहुँचाते थे। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ ये हो गई कि जब ये लोग गए तो अपने साथ कुछ मीट उट ले जाते थे और अपने साथ कुछ भेड़ बकरी ले जाते थे। तो उन्होंने वहाँ पर एक कैटल प्लेग फैला दिया। ठीक है। एक बीमारी थी कि अपने कंट्री से, मतलब उन्हें पता नहीं था बेसिकली, लेकिन अचानक में चली गई। तो वहाँ पर भैया इतना महामारी फैली कि कैटल प्लेग से वहाँ के जितने भी थे अफ्रीकन, उन लोगों की सारी जंतु ही मर गए, जितने भी कैटल थे, मतलब शायद गाय घोड़ा ये सब मरने लगे। तो यही मेन रीजन था कि यूरोप भी वहाँ से धीरे से बाहर आ गया कि भैया ये सब इतना तेज बीमारी फैली कि हम लोग को भी देश में प्रभावित हो जाए। तो कुल मिला जुलाकर यूरोप ने भी क्या रोल अफ्रीका में मचाया समझ में आ गया। तो बहुत ज़्यादा भयंकर महामारी फैलाई। ठीक है। अगला हमारा आता है कि इंटेंडेड लेबर अ सिस्टम ऑफ न्यू स्लेवरी। ठीक है। जो हमारे इंटेंडेड लेबर मतलब गुलाम। तो देखिए
तो ये जो इंग्लैंड वाले थे यानी ब्रिटिशर थे, बहुत ही चालाक थे। पहले ये इसलिए चालाक थे, देखिए पहला ये लोग अपने कुछ एजेंट बनाए जो कहते थे कि भैया एजेंट आप लोग को मैं 20% 30% कमीशन दूंगा, आप लोग 10-20 लेबर हमें दे दीजिए। ने तो ये लोग एजेंट थे, कमीशन के चक्कर में 10%। तो ये लोग क्या करते थे कि गांव में कुछ आदमियों को फुसला देते थे कि भैया देखिए आप लोग दूसरी कंट्री में जाइए, वहां पर जाएंगे तो आप लोग बहुत पैसा मिलेगा, बहुत नाम मिलेगा, बहुत शोहरत मिलेगा। और गांव के लोग तो बेसिकली गरीब थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये लोग इनके बहकाव में आ जाते थे, तो गड़बड़ हो जाता था। तो वहां पे जाते थे, इन लोगों को बकरी चराना, ये चराना, आर्मी में भेज देते थे बिना ट्रेन के, और मर जाते थे। तो कुल मिला जुला कर इनका मूवमेंट हुआ, तो इन्होंने भैया बंधुआ मजदूर बना बना के अपना काम फैक्ट्री में काम करवाते, जहाँ पर 10 घंटे काम करना तो ये लोग 16-17 20-20 घंटा काम करते थे। तो कुल मिला जुला कर इन्हें एक तरीके से गुलाम की तरह ट्रीट किया गया। तो इन्होंने यही एक नया सिस्टम ऑफ स्लेवरी था कि भैया सबको बंधुआ मजदूर बना बना के अपने मन मुताबिक काम कराया जाए। समझ में आया? तो वैसे देखिए मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग कभी देखते होंगे जो वेस्ट इंडीज के जितने भी प्लेयर हैं उन लोगों का नाम जो है मिलता रहता है इंडियन से। बताइए क्यों? क्योंकि जो हमारे कुछ इंडियन थे वहाँ पे इंटेंडेंट लेबर बन के गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे अपना फैमिली बनाया। तो कुल मिला जुला कर वहाँ पर हाँ इंडियन पहुंचे हैं, तो वही बेस्ट इंडियन हो गए हैं। तो कुल मिला जुला कर आपको समझ में आया कि कैसे इंटेंडेंट लेबर दूसरे दूसरे कंट्री में अपना कल्चर फैलाए। समझ में आया? तो देखिए मैंने जितना भी टॉपिक बताया, ठीक है, आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आएगा। समझ में आएगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने सारे सारे चैप्टर का वीडियो भी बना दिया है, क्वेश्चन आंसर भी मैंने डिस्कस कर दिया, तो आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, जाके देखिए अगर अच्छा नंबर स्कोर करना है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।